हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएस, आपका दोस्त, आपका भाई, यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद एसएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि पॉइंट वार और बिंदुवार होगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी और इसको सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जो खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यह जो सभ्यता थी नगरीकृत थी। नगरीकृत करने का मतलब है वहाँ पे ग्रामीण गांव की तरीके से नहीं थे, शहरों के तरीके से बसे हुए थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन कहने का मतलब है यहाँ पे तांबे का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता था। और बात इसके करें अगर विस्तार की या फिर इसका क्षेत्र, इसका सबसे उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग की, तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब विस्तार की बात इसकी करते हैं तो इसका जो उत्तरी भाग है या फिर नॉर्थ भाग है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर पड़ता है। ठीक है। और इसका साउथ भाग या फिर दक्षिणी भाग दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में परवरा नदी पर पड़ता है। और इसके अलावा वेस्ट भाग या फिर पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर है। पश्चिमी भाग इसका सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है और यह दासक नदी पर पड़ता है। इसी तरीके से इसका पूर्वी भाग या ईस्ट भाग जो है वो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। इसी तरीके से अब इसकी नगर निर्माण से संबंधित योजना के बारे में देख लेते हैं और उससे इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं। नगर निर्माण के बारे में इसकी जो नगर निर्माण की पद्धति थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है। और यहाँ पे जो सड़कें होती थी समकोण पे काटती थी। समकोण पे कहने का मतलब है 90 डिग्री पे काटती थी एक दूसरे को आपस में। और यह जो नगर व्यवस्था थी यहाँ पे दो भागों में विभाजित थी। एक थी ईस्ट भाग, दूसरा था वेस्ट भाग। वेस्ट भाग जो होता था वह छोटा होता था, ऊंचाई पर होता था और यहाँ पे मुख्यतः सम्राट लोग या एलिट वर्ग के लोग रहते थे। और ईस्ट भाग जो होता था वो बड़ा होता था, निचला भाग होता था, मतलब ये नीचे होते थे वेस्ट भाग की तुलना में। और यहाँ पे जन सामान्य लोग मुख्य रूप से रहते थे। इसके अलावा इसकी भवन जो भी हमने ऊपर बात की कि यह जो था ग्रामीण न होकर नगरी की व्यवस्था थी। और इसी कड़ी में इसकी मुख्यतः जो भवन प्रणाली थी वो पक्की ईंटों से निर्मित थी। ठीक है। यहाँ पे भवन जो होते थे वो पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, लेकिन कुछ भवन या फिर कुछ जगह ऐसे हुए हैं जहाँ पे इनके भवन कच्ची ईंटों से भी निर्मित थे, जिसमें अपवाद स्वरूप कालीबंगा और रंगपुर से हमें पक्की ईंटों से निर्मित भवन नहीं प्राप्त होते हैं। और इसका एकमात्र शहर चहुंदड़ो था। इसका एकमात्र शहर चहुंदड़ो था जो दुर्गीकृत नहीं था। वो भी हमने ऊपर देखा ना कि ये दो भागों में विभाजित था और इसके प्रत्येक नगर दुर्गों में विभाजित थे। तो चहुंदड़ो एकमात्र स्थल था जो कि दुर्गीकृत नहीं था। और यहाँ पे जो विशाल स्नानागार है, विशाल स्नानागार हमें मोहन जोदड़ो से प्राप्त होता है। अन्ना अन्नागार जो होता हाँ, अन्नागार जो होता है, यहाँ पे अन्न कोड लिखा है, ये गलत हो गया है, यहाँ पे अन्नागार होगा। अन्नागार कहने का मतलब है भंडार, अनाज भंडार है। और यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत इसकी अन्नागार थी। ठीक है। और सबसे अधिक जो हड़प्पा स्थल है हमारे पूरे भारत से, जो भी इसका एक पूरे भारत से या फिर पाकिस्तान के जो भी भाग बटा हुआ है वहां से, इन दोनों को मिला के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में कि उस समय का आर्थिक जनजीवन कैसा था। ठीक है। तो वहां पे जो कृषि थी मुख्य रूप से थी, कृषि संगठित रूप से की जाती थी आर्थिक जीवन में। और जुते हुए खेत, और इसी संदर्भ में हमें कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे जुते हुए खेत हमें कालीबंगा से मिलते हैं, मिट्टी का हल हमें बनावली से मिलता है, धान की भूसी हमें लोथल और रंगपुर से मिलती है, मनका बनाने का कारखाना हमें चहुंदड़ो और लोथल से प्राप्त होता है, घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में माना जाता है कि ये लोग अश्व से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन इसके अवशेष हमें सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं, परंतु यह अश्व केंद्रित नहीं थी। ठीक है। यहाँ पे सिक्के ढाले जाने लगे थे, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित थी। सिक्कों के बारे में हमको स्पष्ट जानकारी नहीं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मुहरें थी, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्कों का वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो गोदीवाड़ा होता है, जिसे हम डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है, वो हमें लोथल से प्राप्त होता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। अब इसके बाद इसके समाज और राजनीति के बारे में जान लेते हैं।
समाज और राजनीति के बारे में कहने का मतलब है उसका समाज कैसा था और यहाँ पे राजनीति की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे स्पेशली हड़प्पा समाज की बात की जाती है, ठीक है। हड़प्पा समाज यह 4 भागों में विभाजित था। इसमें विद्वान वर्ग आता था, योद्धा वर्ग आता था, व्यापारी वर्ग आता था और श्रमिक वर्ग आता था। इसी तरीके से यह समाज मात्र सत्तात्मक था। कहने का मतलब है जैसे आज का हमारा समाज है मैक्सिमम पितृ सत्तात्मक समाज है, जहाँ पे पुरुष प्रधानता समाज माना जाता है, लेकिन हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। इसी तरह वहाँ पे शासकों की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन अनुमान लगाया जाता है वणिक समुदाय वहाँ पे शासक के रूप में विद्यमान था। यहाँ पे 2 विशाल स्टेडियम मिलते हैं जहाँ पे सभा होती थी। माना जाता है कि यहाँ पे विशाल सभा का आयोजन किया जाता था, उन्हें 2 विशाल स्टेडियम कहा गया और यह स्टेडियम हमें गुजरात से प्राप्त होता है। इसी तरह यहाँ का जो खेल था वो पासा था। पासा लोग खेलते हैं। यहाँ पे पास बोर्ड लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे पासा बोर्ड होगा। पासा बोर्ड की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें लोथल से प्राप्त होती है, जो कि इनका खेल माना जाता था, जिसे ये लोग खेलते थे। इसी तरीके से युग्मित समाधान जो है हमें लोथल से प्राप्त होते हैं और सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे प्रचलन सती प्रथा का नहीं था। सॉरी, सती प्रथा का अनुमान करने का मतलब है कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन का अनुमान लगाया जाता है। और युग्मित समाधान करने का मतलब है एक साथ पति पत्नी या फिर पुरुष स्त्री जो भी होते हैं उनको एक साथ दफनाने की प्रथा भी थी। इसी के साथ ही आगे अब इसके बारे में देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से देवता प्रमुख थे या फिर किस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति या फिर धार्मिक स्थिति थी। तो सबसे पहले यहाँ पे माता देवी की उपासना की जाती थी। माता देवी को यहाँ पे सर्वोपरि माना गया है। माता देवी की पूजा की जाती थी। पशु पूजा भी होती थी, जिसमें आप देखते हैं कि इनके सिक्कों पे या फिर क्या करती है में वृषभ किया करती है हमें देखने को मिलती है। वृक्ष पूजा भी होती थी। एक मूर्ति प्राप्त होती है, एक स्त्री की मूर्ति, उसकी नाभि से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है यहाँ पे, इसलिए वृक्ष पूजा भी होती थी। धरती को उर्वरा की देवी माना जाता था। जो धरती है उसको उर्वरा की देवी माना जाता था। और धार्मिक विश्वास हेतु कुछ प्रतीक होते हैं ना, जैसे हम लोग आज मंदिर जाते हैं, प्रतीक के रूप में एक मूर्ति स्थापित होती है, उनकी हमारी उनमें आस्था होती है। उसी तरीके से उस समय लिंग और योनि प्रतीक के रूप में थे, ठीक है। एक सींग वाला जो गैंडा होता था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद कुबड़ वाला सांड आता था। और यहाँ के लोग अंधविश्वासी भी थे। माना जाता है कि यहाँ के लोगों में अंधविश्वास प्रचलित था। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि बड़ी मात्रा में ताबीज़ों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। और यहाँ पे पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि शिव से संबंधित मानी जाती है। और पूर्ण समाधिकरण की भी प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा आंशिक समाधिकरण की भी प्रथा प्रचलित थी और दाह संस्कार भी प्रथा प्रचलित थी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों प्रकार की समाधिकरण की प्रक्रिया प्रचलित थी। इसके अलावा एक कब्रिस्तान प्राप्त होता है हड़प्पा से, उसका नाम है R37, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मोहरें और मूर्तियों के बारे में। तो मोहरें जो इसकी होती थी वो वर्गाकार होती थी। वर्गाकार या फिर आयताकार होती थी। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, एक तरह के चौकोर। और आयताकार मतलब 2 भुजाएं आमने सामने के बराबर हो। तो इसकी मोहरें वर्गाकार और आयताकार होती थी। और वर्गाकार मोहरें जो होती थी, जो वर्गाकार मोहरें होती थी, उस पर लिपि के साथ साथ पशु चित्र भी अंकित थे। लिपि कहने मतलब कुछ ना कुछ आकृति में लिखा होना, या फिर उस समय की जो भी संस्कृति, उस समय की जो भी संस्कृति थी उसकी जो भी लिखावट होती थी। आयताकार मोहरें मात्र लिपिबद्ध होती थी, उनमें कोई भी पशु का चित्र अंकित नहीं होता था। मोहरें जो होती थी मुख्य रूप से 2 धातुओं से निर्मित होती थी, जिनमें सेलखड़ी और तांबा प्रमुख है। मोहरों पर सबसे अधिक आकृति एक श्रृंगी पशु की मिलती है। जो हमें मोहरें हैं उनमें जो आकृति छपी होती थी, और इन आकृति में भी वर्गाकार मोहरें जो होते थे उनमें एक श्रृंगी पशु की आकृतियां सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। कांस्य से निर्मित या तांबे की निर्मित नर्तकी नाचती हुई एक स्त्री को नर्तकी बोला गया। और कांस्य से निर्मित होती, जो कि कांस्य निर्मित थी, उसकी प्राप्ति हमें मोहनजोदाड़ो से होती है। और आग में पकी हुई मिट्टी की जो मूर्तियां होती थी उसे टेराकोटा कहा जाता था। इसके अलावा सर्वाधिक जो पशु मूर्तियां होती हैं हमें वो कुबड़ वाला सांड की प्राप्त होती हैं। और सबसे अधिक मानव मूर्तियां जो होती हैं वो हमें स्त्री की प्राप्त होती हैं।
इसी के साथ ही दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पॉइंट वाइज जो जानकारी है, जो बिंदुवार जानकारी है, आपको पसंद आई होगी। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इस तरीके से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने का भी तरीका यही होता है कि आपने ऊपर हेडिंग डाल दी और पॉइंट वाइज करके नोट लिख दिया है। इनको पढ़ने में भी आसानी होती है और रिवाइज करने में भी काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।